वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ अपने एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कहते हैं, इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1915 में, 1907 में, 1911 में कि 1913 में। अगर हम बात करें टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। इसे कह रहा है मैं 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। अच्छा, 1947 से पहले क्या था? हमारे भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था और जिसका नाम था टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और एक निजी कंपनी थी। ठीक है, और ये कहाँ थी? हमारी झारखंड में। कहाँ थी? झारखंड में। कौन सी नदी के समीप थी? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के समीप थी, साकची में। ठीक है, 1907 में टिस्को में इसकी शुरुआत हुई थी। साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। अब इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? जमशेदपुर। हमारी जो टिस्को कंपनी है वो झारखंड में जमशेदपुर में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या कह रहा है, देखो आगे हमसे ये दे भी रहा है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लोहा, इसके चूना पत्थर, डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त हुआ है। टिस्को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त हुआ है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से हमें लोहा प्राप्त हुआ है। इसके चूना पत्थर, डोलोमाइट और जो मैग्नीज है वो हमें प्राप्त हुआ। आगे हमसे कह रहा है कि चोल राजवंश के तहत जो किसानों की बस्तियां थी उनको किस रूप में जाना जाता था। यानी कि हमारे चोल राजवंश के तहत जो किसानों की बस्तियां थी उसको किस रूप में जानते थे? तो हमारा जो चोल राजवंश था, सबसे पहले तो याद रखना ये हमारे तमिलनाडु की साइड था और इसमें जो किसानों की बस्तियां थी उसको हम उर कहते थे। क्या हम कहते थे? उर कहते थे। ठीक है, उर याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हमारा है मोना केआ हवाई समुद्र के नीचे एक पर्वत जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में अधिक ऊंचा है, किस महासागर में पाया गया है? मोना केआ हवाई ये प्रशांत महासागर में। आगे कह रहा है कि लघु पाषाण उपकरण किस युग से संबंधित थे। जो हमारे लघु पाषाण उपकरण थे वो किस युग से संबंधित थे? हमारे मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग से थे, पैलोलिथिक एज यानी पुरा पाषाण युग से थे, नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण से थे, यानी हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक युग से थे। अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं तो आपको ये बारे पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री करा के रखी है। अगर आप ना देखो तो प्लीज़ देख लेना। जो हमारे लघु पाषाण उपकरण थे वो हमारे थे मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मेसोलिथिक एज यानी कि आपके मध्य पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम आगे हमारे मिलाने के लिए ये दे रहा है कि कौन सी जगह कौन से साइड, यहाँ पे आपके स्थान दिया गया और यहाँ पे राज्य दिया गया, यानी कौन सा स्थान कौन से राज्य से संबंधित है और ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन। तो मिला लीजिए और ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे अगर आपने मेरी एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री ऑलरेडी देख रखी है तो। ठीक है, सबसे पहले हमारा दे रहा है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है कि मध्य प्रदेश में है? भीमबेटका तो आपको पता होगा कि वो कहाँ है, कि भीमबेटका हमारे है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी साइड है? नवपाषाण की है, पुरा पाषाण की है कि आपकी नवपाषाण की है? तो अगर हम बात करें भीमबेटका की तो भीमबेटका तुम्हारे मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं, और ये हमारे पुरा पाषाण युग की है। कौन से युग की है? पुरा पाषाण, यानी कि आपके ये का तो आई भी हो जाएगा और एक का आई भी इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया और इन दोनों नहीं दे रखा है और तीसरे और चौथे में दे रखा है। तो हो सकता है दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है राजगृह। राजगृह बहुत ही फेमस है। राजगृह हमारे बिहार में था ना, हमारे मगध की पहली कैपिटल थी और दूसरी पाटलिपुत्र थी, तो हमारा बिहार हो जाएगा, यानी बी का थर्ड। तो बी का थर्ड दोनों में दे रखा है। आगे हमारा है इनाम गाँव। इनाम गाँव कहाँ है? इनाम गाँव हमारे है महाराष्ट्र में। इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी सीकावन। तो सीकावन इसमें नहीं है, ये भी काट दो, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हमारे है कर्नाटक में। कौन सी गिरी? ब्रह्मगिरी। अगर ब्रह्मगिरी की बात करें तो वो है कर्नाटक में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, राजगृह बिहार में है, इनाम गाँव महाराष्ट्र में है और ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे क्या कह रहा है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो झारखंड है उसका जो झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? अच्छा, अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने बताया था झारखंड में 1907 में आपके टिस्को की स्थापना हुई थी और झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता था? कोयला। कोयला पाया जाता था। ठीक है, याद रखना। और सोना तो आपके कर्नाटक में पाया जाता है ना, रेशम के लिए चाइना प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला
और उड़ीसा को छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चूना पत्थर डोलोमाइट तथा मैग्नीज प्राप्त हुआ। इससे पहले में मैंने आपको ये वाला बताया था कि टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त हुआ है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है नस्तलिक और शिकस्ते हैं। अच्छा, ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री है। देख लिए हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था कि नस्तलिक और शिकस्ते क्या हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपने कम ही देखे होंगे लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना। ये हमारे हैं नस्तलिक और जो हमारे शिकस्ते हैं ये हमारे हैं लिखावट की शैली हैं। क्या है, हमारे लिखावट की जो शैली है उसे नस्तलिक और शिकस्ते कहते हैं। ठीक है, याद रखना। विद्वान अल-बरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी जो हमारे विद्वान थे अल-बरूनी, उन्होंने कौन सी बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है, किताब उल हिंद, हिंदुस्तानी अल हिंदुस्तानी की शेर हिंद। अगर हम बात करें विद्वान अल-बरूनी की तो उन्होंने बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या है, किताब उल हिंद। ये विद्वान अल-बरूनी की बहुत ही फेमस पुस्तक है, याद रखना, किताब उल हिंद। ठीक है, यहाँ पे अल आ रहा है और यहाँ पे उल आ रहा है। ठीक है, अलुल ऐसे याद कर लेना, विद्वान अल-बरूनी की। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। अल-बरूनी कौन है, किताब उल हिंद के लेखक। इसमें भारतीय हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणियां हैं। अल-बरूनी एक फारसी लेखक था। अल-बरूनी कैसा लेखक था, फारसी। उन्हें मध्ययुगीन इस्लामी युग के सबसे महान लेखकों में से माना जाता था। कौन से महान लेखकों में से माना जाता है, मध्ययुगीन इस्लामी लेखकों में सबसे जो महान लेखक थे उनके रूप में इन्हें माना जाता था। ठीक है, अल-बरूनी के बारे में याद रखना, कैसे लेखक थे, फारसी लेखक थे। और किताब उल हिंद की इन्होंने रचना की है। किसकी की है, किताब उल हिंद के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है, किताब उल हिंद के बारे में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन और है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अरे यही बात कह दी, क्वेश्चन ही में पता चल गया। कैसे, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुछ तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, एशिया। और टोटल कितने हैं, 7 महाद्वीप, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे कौन सा महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कही गई है। बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, मैं पता है, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। उसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। ये देखिए, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी संबंधित है कांस्य युग से। कौन से युग से संबंधित है, हमारी कांस्य युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, घाटी सभ्यता धातु युग से संबंधित है। ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कासीन युग की सभ्यता थी, जो आज पूर्व उत्तर यानी पूर्व और उत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सांची में महान स्तूप में है, यानी सांची के जो महान स्तूप है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश में। अगर हम सांची के महान स्तूपों की बात करें तो वो हमारे हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर है, इससे पहले मैंने अपने नोटों वाला एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, अगर वो ना देखा हो तो प्लीज देख लेना। मैंने सभी नोटों के बारे में बताया है कि कौन से नोट किसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, और सांची के स्तूप का महान चित्र बना हुआ है 200 रुपए के नोट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सांची का महान स्तूप बौद्ध कला और स्थापत्य के रत्नों को प्रतिबिंब करने वाले सबसे महान बौद्ध स्मारकों में से एक था। सांची टाउन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये स्तूप भारत के सबसे पुराने पत्थर की संरचना है जिसे मौर्य काल के द्वारा बनवाया गया था। कौन से काल के द्वारा बनवाया गया था, मौर्य काल के द्वारा। ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का आधार कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को, कपड़ा उद्योग को, कृषि को कि लोहा और इस्पात उद्योग को। अगर हम उद्योग यानी कि इंडस्ट्री की बात करें और मॉडर्न इंडस्ट्री को इसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है लोहा और इस्पात उद्योग को। किसको, लोहा और इस्पात उद्योग को कहा जाता है आधुनिक उद्योग का आधार। ठीक है, याद रख।
आगे कह रहा है इस्पात को अक्सर आधुनिक उद्योग का आधार कहा जाता है क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सभी वस्तुएं या तो लोहे और स्टील से बनी होती हैं या फिर धातुओं के उपकरण और मशीनरी के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर के थे, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।